उधर बाबूजी मेरी शादी तय करने जा रहे थे तो इधर मैं फूट फूट के रो रही थी। कारण कि मेरे डॉक्टर बनने के अरमान जो टूट रहे थे। इंटर की परीक्षा मैंने अव्वल नंबरों से पास की थी। आगे पढ़कर डॉक्टर बनने की इच्छा थी, किंतु बाबूजी से जब बताई तो उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया था। आंखें तरे कहने लगे, मेरा जितना सामर्थ्य था तुझे पढ़ा दिया, इतनी पढ़ाई तेरी शादी के लिए बहुत है, तू अकेली नहीं है, मेरे और भी औलाद हैं, उनके पढ़ाई लिखाई में भी खर्च हो रहा है। एक तुझ पर ही सब कुछ लुटाकर बाकी की जिंदगी खत्म नहीं कर सकता मैं। अब पढ़ाई लिखाई की बात छोड़ और चूल्हे चौका में माँ का हाथ बटा। बाबूजी की बात जायज भी थी। मेरे अलावे भी मेरे 2 भाई और थे। एक 10वीं में पढ़ता और एक 8वीं में। उनके किताब कापी और फीस फास में भी खर्च था। फिर उनकी आमदनी भी तो कोई ज्यादा नहीं थी। गृहस्थी के अलावे मवेशी पालते और दूध बेचते। उस कमाई से क्या होने वाला था? उतना तो घर के नमक तेल और कपड़ा लत्ता में ही खर्च हो जाता। फिर मेरे पढ़ाई का खर्च कैसे उठाते? लेकिन हृदय के किसी कोने में डॉक्टर बनने के मेरे अरमान सदा दहकते रहते और मैं जी जान से हमेशा उसके लिए तैयारी भी करते रहती। लेकिन उस दिन मेरे अरमान मुकम्मल टूट गए थे जब संध्या समय मेरी शादी तय करके बाबूजी वापस लौटे थे। उन्हें देखते ही मैं फूट फूट के रोने लगी थी। फिर तो क्या करूं और कैसे करूं के असंख्य विकल्पों की तलाश में मन विचरण करने लगा था। कहीं कोई आलोक की एक मध्यम किरण भी ना दिखती। हालांकि मन बार बार कह उठता कि रितु तुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन खर्च कैसे आएगा महसूस कर हताश हो जाती। उस दिन से पहले भी दुल्हा नवीन जी से मेरी 2 बार मोबाइल से बात हो चुकी थी। वे बड़े ही सज्जन इंसान लगे थे। स्नातक करने के बाद वे दिल्ली चले गए थे कमाने और वहीं किसी कंपनी में नौकरी कर रहे थे। उस दिन शादी तय होने की खुशी में उन्होंने मुझे फोन किया था। फोन हाथ में लेते ही रोने लगी थी। फिर तो जब बातों का सिलसिला चला तो मैंने रोते हुए ही उन्हें बताई थी कि मैं पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सुनते ही वे तपाक से बोल पड़े, तो डॉक्टर बनने के लिए तुझे क्या चाहिए बोलो। उनके प्रश्न का जवाब देने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने फोन काट दिया था। उसके बाद जिस दिन हमारी शादी हुई उसी दिन हमारे CPMT का रिजल्ट भी आ गया था। मैं पास थी। MBBS के लिए मुझे अच्छा कॉलेज भी मिला था। लेकिन यह बात सुनते ही मेरे ससुर जी लगे कहने कि नारियों में पंख आना खानदान और समाज के लिए अशुभ लक्षण होते। डॉक्टर बनना तो दूर, मुझे तो उसके दहलीज लांघने पर भी ऐतराज है। सुनकर मैं फिर हताश हो गई थी। किंतु नवीन जी पर मुझे पूरा भरोसा था, जिन्होंने शादी के पहले ही खर्च देकर मेरा फॉर्म भरवाया था तथा शहर भेजकर मुझे एग्जाम दिलवाई थी। विदा होकर मैं ससुराल गई और वहां जब नवीन जी से बात चलाई तो वे अपनी रजामंदी देकर बोल दिए, तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जहां तक खर्च पुरसी की बात है तो मैं हूं ना, एजुकेशन के लिए बैंक भी लोन देती है, ले लो, धीरे धीरे मैं भर दूंगा। तेरे खर्च के बंदोबस्त की जिम्मेदारी मेरी। फिर तो सच में मेरे पंख निकल आए। मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। मैं देहात की लड़की थी। मेरे पहनावा पोशाक तथा चाल ढाल शहर वालों से थोड़ा जुदा थी। इस कारण शुरू में शहर वालों के ताने भी सहने पड़े। सुनकर मुझे ग्लानि होती कि काश मेरी भी परवरिश इन्हीं लोगों के जैसे शहरों में हुई रहती। मन ही मन नवीन जी और कॉलेज के अन्य छात्रों के बोलचाल रहन सहन और पहनावे पोशाक की तुलना करती तो नवीन जी उनके पासंग भी ना बैठते। सिर्फ 15,000 रुपये कमाने वाले आदमी आखिर क्या करेगा, सोचकर मुझे बड़ी लज्जा भी आती। लेकिन मेरे फरमाइशों को पूरा करने में नवीन जी ने तनिक भी कोताही ना की। दिल खोल के खर्च किए। इस कारण जल्दी ही मैंने खुद को उस आबो हवा में ढाल लिया था। कॉलेज में भी मैं पूरी जहीनियत से पढ़ती। इस कारण पहले बरस के एग्जाम में मुझे गोल्ड मेडल मिला था। सुनकर खुशी के मारे नवीन जी मुझसे मिलने कॉलेज में आए थे। मुझे सरप्राइज देने के लिए उन्होंने कैंपस से मुझे फोन मिलाया था। यह जानकर मैं फूले ना समाई थी कि वे इमरजेंसी वार्ड के सामने खड़े हैं। भागी मैं वहां पहुंची तो उन्हें देखकर मारे लाज के काट हो गई। नवीन जी पुराने फटे ड्रेस पहने गंवार सा वहां खड़े थे। मुझे देखकर मारे खुशी की उनकी आंखें चमक उठी और आगे बढ़कर उन्होंने मेरे हाथ थामने को हाथ बढ़ाया था।
किंतु उनका हुलिया मुझे पसंद नहीं आया। इस कारण मारे शर्म के मैं झुक गई और लज्जा बस उन्हें अपना हाथ भी ना दे सकी थी। ऐसा लगने लगा कि इन्हें मेरा हस्बैंड जान कालिक सब क्या कहेंगे, मेरा इंसल्ट हो जाएगा। सोचती हुई उनके सामने सिर गड़ाए खड़ी नाखून नोचने लगी थी। हालांकि वे आगे बढ़कर मुझे बाएं बाह से आगोश में लेकर गाल पर मीठी थपकी लगा अतिशय अनुग्रह बरसाने लगे थे। यह देख इमरजेंसी में इलाज कर रहे सारे सीनियर डॉक्टर आश्चर्य से हमें देखने लगे। फिर मेरा बाह पकड़ मुझे कैंटीन में ले गए, जहां हमारी रूममेट दिवा और श्रुति के अलावे और भी कई कॉलिग्स मिल गई थी। नवीन जी सबको मिठाई खिलाए। वहीं कॉलिग्स ने पूछा कि ये सज्जन कौन है, तो मैं सिर गड़ाए उन्हें धीरे से बताई मेरे हस्बैंड हैं। सुनते ही सारी सहेलियां आश्चर्य करने लगी थीं। कई तो वहीं कहने लगी कि तुम्हारी जोड़ी मैचिंग नहीं है, तुझमें और उनमें अंतर है, वे तुम्हारे लायक नहीं है। सुनते मुझ पर भी 100 गागर पानी पड़ गया था। उसके बाद नवीन जी मुझे लेकर गांव आ गए। लगभग 15 रोज की छुट्टी बिताने के बाद जब मैं कॉलेज गई तो मेरे सीनियर्स पूछने लगे, अरे यार उस दिन वह आदमी कौन था जो तुम्हें इस कदर छू रहा था? उनका प्रश्न सुन मैं शर्माते हुए धीरे से बता दी थी वे मेरे हस्बैंड थे। जानकर वे भी आश्चर्य करते हुए तरह तरह के प्रश्न भी करते, लेकिन मैं अक्सर उनमें से अधिकतर प्रश्नों को टाल जाती। मेरी रूममेट्स भी तरह तरह की बातें करती। तेरा हस्बैंड हैंडसम नहीं है, उसे तेरी भी कद्र नहीं है, अपनी नहीं तो कम से कम तेरी कद्र तो करनी चाहिए उसे। जानता भी है कि बीबी डॉक्टर बन रही है, उसका स्टेटस हाई हो रहा है, फिर भी मैला कुचैला ही वस्त्र पहने चला आया कॉलेज में। सुनकर मैं झेंप जाती। नवीन जी पर गुस्सा भी आता, लेकिन मन कहता कि आखिर उनके पैसे से ही तो डॉक्टर बन रही हूं, इसलिए उन पर दया भी आती। दूसरे सेमेस्टर के एग्जाम में भी मेरा प्रदर्शन बेहतर था। हालांकि गोल्ड मेडल तो नहीं मिला था, लेकिन पोजीशन सेकंड था। तीसरे सेमेस्टर की पढ़ाई में हम लोगों के अधिकतर क्लास डॉक्टर विनीत सर ही ले रहे थे। वे उसी कॉलेज से MBBS में गोल्ड मेडलिस्ट थे और अब हार्ड स्पेसिफिकेशन का कोर्स कर रहे थे। वे आकर्षक व्यक्तित्व, मृदुभाषी और बड़े ही जहीन इंसान थे। मैं नारी जात मन की बात किससे बोलूं, लेकिन उन्हें देख अनायास ही दिल कह उठता था कि कोई तकदीर वाली ही होगी जो इन्हें पाएगी। मुझ गरीबों की वैसी तकदीर कहा। हालांकि ख्वाहिशों को दिल में ही दफन कर देने की तपस्या नारियों के गुण होते, जबकि पुरुष मन तो ख्वाहिशों को पाने में उच्छृंखल होता। विनीत सर भी क्लास लेते वक्त ज्यादा मुझे ही निहारते, ज्यादा मुझसे ही क्वेश्चन करते। कुछ पूछकर जब मोहक नजरों से मुझे निहारते हुए मुस्कुराते तो तन बदन में गुदगुदी सी झंझनाहट होती। फिर तो उनके प्रश्नों के जवाब जानते हुए भी शर्म से नजरें झुक जाती और जुबान हलक में ही अटक जाते। बस कुछ ही दिनों बाद जाने अनजाने हमारे बीच मोहब्बत की चिंगारी जल उठी थी। बस जरूरत थी तो प्रपोज करने की। विनीत सर लगातार मेरा पीछा करते, कभी क्लास में नजरों से छेड़ना तो कभी कहीं मिल जाने पर हाय हेलो करना। सालों तक उनका यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन मैं उन्हें पसंद करते हुए भी मजबूरियों के चलते कोई तवज्जो ना देती। भले नवीन जी गरीब थे, लेकिन मेरे पति थे। आखिर मेरी मंजिल के नींव की पहली ईंट उन्होंने ही तो रखी थी। अतः दिल के कोने में उनके प्रति सहानुभूति के लौ अभी भी चल रहे थे, जिसे मैं बुझाना भी नहीं चाहती थी। एक दिन जब मैं लैब में थी, विनीत सर वहां भी आ गए और मुझे समझाने लगे। हालांकि थोड़ी देर बाद ही मैं वहां से उठकर यह कहते हुए कि ठीक है सर, मैं लैब वाले सर से समझ लूंगी या किताब में पढ़ लूंगी, वहां से निकल गई थी। लेकिन मेरी रूम पार्टनर दीवा ने यह देख लिया था। फिर तो हो गया हंगामा। संध्या समय मैं पढ़ रही थी। मेरी दोनों रूम पार्टनर भी अपने अपने बेड पर बैठी बिस्कुट खाते बातें कर रही थी। तब तक दीवा कहने लगी, रितु तुझे नहीं लगता कि विनीत सर आजकल तो इसमें कुछ अधिक ही इंटरेस्ट ले रहे हैं? सुनते ही मेरे रोम रोम पुलकित हो उठे। हंसने को भी जी हुआ, लेकिन हंस ना पाई थी। गंभीर सा किताब पर नजर गड़ाए बैठी रही। कुछ सेकंड बाद फिर वह कहने लगी, वे तुझे प्यार करने लगे हैं। सुनते ही मैं नाराजगी का स्वांग करती उसे डांट पड़ी। तुझे स्टडी करनी हो तो कर, नहीं तो चूल्हे भाड़ में जा, लेकिन फिजूल की बात से मुझे डिस्टर्ब मत कर। हाँ नहीं करूंगी डिस्टर्ब, लेकिन मेरी बात तो सुन। कहते हुए आकर वह मेरे पास बैठ गई। हाँ बोल। मैं बोली, रितु सच में विनीत सर तुझे चाहने लगे हैं, लेकिन क्या तुझे नहीं लगता कि तू मूर्खता कर रही है?
अरे विनीत जैसा दूल्हा तकदीर वालों को मिलता है। कार्डियक स्पेशलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, माँ बाप भी डॉक्टर, रोज की लाखों की आमदनी, हैंडसम, और क्या चाहिए तुझे? तू तकदीर वाली है जो वे तुझ पर डोरे डाल रहे हैं, नहीं तो उन पर मर मिटने वालों की कमी है क्या? यदि मुझसे कहें तो मैं तो झट से शादी कर लूंगी। तो जा कर लेना, मैं तो शादीशुदा हूं, मैं बोली। अरे छोड़ रे मूर्ख, शादी विवाह बराबरी संग होता। तू डॉक्टर है, तेरा स्टेटस हाई है, क्या सोचती? उस जाहिल गमार हफ्सी कलुटी संग तेरा निवाह हो जाएगा क्या? हरगिज नहीं। जिसे ना चलने का ढंग, ना पहनने का ढंग, ना बोलने का ढंग, उसके साथ तू कैसे जीवन गुजारेगी? मेरी बात मान, यदि वे प्रपोज करें तो शादी कर ले। अच्छा एक काम कर, चल हट यहां से, चल हट। धक्का देकर उसे मैं भगाई थी। भली ही उसे भगा दी थी, लेकिन उसकी बातों ने शायद मेरे अहंकार को भड़का दिया था। उसकी एक एक बातें मुझे वाजिब लगने लगी। सारी रात सोचते रही, सच में मैं डॉक्टर हूं, जबकि वे प्राइवेट नौकरी करने वाले अदना से एक मुलाजिम। उनके संग रहना अपने स्टेटस की तौहीन ही तो है। वे मेरे साथ ना कहीं जाने लायक हैं और ना कहीं बात करने लायक। यदि कहीं लेकर गई और कोई पूछ दिया कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो जवाब देने में ही नाक कट जाएगा। कहाँ विनीत सर और कहाँ नवीन जी, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। विनीत सर का हनक है, यदि उनसे शादी कर लूंगी तो सच में हमारी भी हनक हो जाएगी, दोनों कमाएंगे, मौज से रहेंगे। उसके बाद तो विनीत सर से मेरा अफेयर ही शुरू हो गया था। साथ घूमना, साथ फिरना, कैंटीन जाना, शॉपिंग करना, सब कुछ। यहाँ तक कि अब नवीन जी से बात करने का भी दिल ना करता। संध्या में उनका फोन आने पर मन में एक डर भर जाता, उबन होने लगती। फोन बजता रहता, उठाती ही नहीं थी, या उठा भी लेती तो बेमन सा इधर उधर की बात करके रख देती। एक दो महीने बाद उनसे बोल भी दिया कि स्टडी को लेकर काफी बिजी रहती हूँ, फोन रिसीव करने की भी फुर्सत ना मिलती। ऑन टाइम किसी का फोन आ जाने से कोई प्रोजेक्ट भी मिस हो जाता, इसलिए हर वक्त फोन पॉसिबल नहीं है। कृपया आप फोन ना करें, फुर्सत मिलने पर मैं खुद ही कर लूंगी। अतः नवीन जी का फोन आना भी बंद हो गया। विनीत सर से मेरा अफेयर भी चलता रहा और साथ साथ पढ़ाई भी। लगभग 2 वर्षों बाद मैं डॉक्टर बन गया। इससे मैं काफी खुश हुई, किंतु इस खुशी में मैंने नवीन जी को शरीक नहीं किया। उनसे फोन फान सब बंद कर दिया, यहाँ तक कि पुराने नंबर को भी मैंने बंद कर दिया था। अब तो बस एक ही अरमान रहा कि विनीत सर से हमारी शादी हो जाए और हमारी जिंदगी हमेशा के लिए सेटल हो जाए। लेकिन इसके लिए नवीन जी से तलाक के कानूनी अड़चन की पेचीदगी भी थी। अतः नवीन जी को लेकर मन में नफरतों का अथाह अंबार भी रहता, तो एक अकत भय भी। यदि वे तलाक देने में हीला हवाली करें या थाना पुलिस करने लगें, तो फिर मैं नारी जात कैसे झेल पाऊंगा। मेरा फाइनल रिजल्ट आए 2 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका था। अब तक तो मैं हॉस्टल का रूम भी छोड़ चुकी थी और एक डॉक्टर के यहाँ असिस्टेंट डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस भी करने लगी थी। मेरी जिगरी दोस्त दिवा भी अपने शहर वापस जा चुकी थी। उससे रोज ही बातें होती, रोज ही वह मुझसे ताकीद करती कि विनीत सर को भी शादी के बाद ही अपना तन सौंपना, नहीं तो मर्द जाति का क्या भरोसा। काम निकल जाने पर दूध के बक्खी की तरह निकाल के फेंक देते। रोज ही पूछती कि तेरा वह जाहिल गंवार पति अब तक तुझे ढूंढने आया कि नहीं, तो मैं बता देती कि कांटेक्ट का कोई भी जरिया मैंने छोड़ ही कहा है जो वह आएगा। मैं काफी खुश भी रहती कि चलो अब उससे पिंड छूट गया। लेकिन 2-3 महीने बाद एक डॉक्यूमेंट लेने में विनीत सर के साथ उन्हीं की गाड़ी से प्रशासनिक भवन गई थी। आगे के ड्राइवर सीट पर विनीत सर और बाएं सीट पर ठसक के साथ मैं बैठी थी। वह जुलाई का महीना था, दिन के 11 बज रहे थे। उमस उस दिन कुछ ज्यादा ही था, हर तन पसीने से तरबतर थी। भवन के कंपाउंड में गाड़ी को पार्क कर विनीत सर दाएं से उतरे और मैं बाएं से। तब तक गेट के किनारे वृक्ष के छाया में बैठे एक आदमी को देख मैं शक पका गई। एक क्षण के लिए जी में आया कि उसकी अनदेखी कर जल्दी से निकल चलूं, लेकिन मानो पांव में बेड़ियां पड़ गई। हतप्रभ सा उसे निहारते खड़ी हो गई। वह आदमी मुझे देखते ही उठकर मेरे पास दौड़ा आया और आश्चर्य से मुझे निहारते उसकी आंखें फैल गई। फटी आंखों से कभी वह मुझे निहारता तो कभी विनीत सर को। आज मुझे अंक में भरने की उसमें कोई आतुरता ना थी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि नवीन जी थी, जो मेरे सामने खड़े आंखें फाड़ फाड़ कर लगातार हम दोनों को निहारे जा रहे थे। मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मारे शर्म और भय के मैं जमीन में धंसी जा रही थी।
हालांकि भीतर ही भीतर हिम्मत भी जुटा रही थी कि यदि वे कुछ बोलें तो दृढ़ता से उनका प्रतिकार भी करूंगी। मुझे अपने मन माफिक जिंदगी जीने का अधिकार है। साफ साफ बोल दूंगी कि मैंने विनीत सर से शादी कर ली है। अब मुझे आपके साथ नहीं रहना, अभी का अभी तलाक चाहिए। सोचती हुई अब एकदम सख्त होकर उनके सामने खड़ी थी। कुछ देर तक हमें गौर से निहार लेने के बाद उनके चेहरे की भंगिमा क्षण प्रति क्षण बदलने लगी। पहले चेहरे पर गुस्से का भाव आया, कुछ पल बाद आंखों से आंसू भी तैरने लगे, जिसे हथेली से पोंछते हुए वे मुस्कुराते बोल उठे थे, धाक पगली, इतना अच्छा काम किया और मुझे बताया तक नहीं। पहले ही यदि बताई रहती तो तुझे ढूंढने के लिए आज 3 दिन से कॉलेज में जो धक्के खा रहा हूं वह तो नहीं खाया रहता ना। तुझसे यही बोलने आया भी था कि तू डॉक्टर बन गई है, अब मैं तेरे लायक नहीं, कोई डॉक्टर ही देखकर उससे शादी कर ले। मैं तो सिर्फ तुमसे जो वादा किया था वह वादा निभा रहा था कि तेरे डॉक्टर बनने का अरमान टूटने ना पाए। आज तुझे एक डॉक्टर के रूप में एक डॉक्टर के साथ देखकर बड़ी खुशी हुई और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हुआ। जाओ, खुश रहो। कहते हुए नवीन जी दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिए और आंखों को पोंछते हुए चल दिए थे। उन्हें सुनकर मैं स्तब्ध थी और दूर तक उनका जाना देखती रही, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर ना देखा, चलते गए और आंखों को पोंछते गए। नवीन जी को जाते देखते हुए मैं अधीर हो उठी थी। मेरे भी आंसू रोके ना रुके। उनका यह उत्सर्ग देख क्षण भर में ही मेरा हृदय परिवर्तन हो आया और आत्मग्लान में डूबी मूर्तिवत खड़ी खड़ी खुद के ही आग में जलने लगी थी। मैं बेवफा हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, मैं धोखेबाज हूँ। मैंने खुद को बड़ा बनाने के लिए एक गरीब को बर्बाद कर दिया। जैसे हजारों उलाहनाओं से बेजार होने लगी थी। जी में आया कि दौड़ के उनके बाहों में समा जाऊं, उनके आंसू पोंछकर उनसे कह दूं कि मैं आपकी हूं। दिल में उठने वाले तूफानों को जज्ब किए घर भी आई, किंतु वहां भी चैन कहाँ। बार बार कह उठती कि मैंने खुद को कलंकित कर लिया। नवीन जी के आंसू मुझे कचोटते रहे। 3 दिन से मेरे लिए भटकने से मुरझाया वह चेहरा आंखों में नाचता रहा। बार बार मन धिक्कार उठता कि जिसने मेरे पीछे अपनी पूरी कमाई लुटा दी, उसे मैंने क्या दिया? सिर्फ आंसू। विनीत सर से शादी करके भले मेरा स्टेटस बढ़ जाए, लेकिन दुनिया के नज़रों में तो गिर जाऊंगी ना, मैं कलंकिनी नहीं बन सकती। फिर तो संध्या समय मैंने नवीन जी को फोन कर दिया कि मैं गांव आना चाहती हूँ आपके पास।